अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ऐसा लगता है कि हुकूमत को रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली का मैकेनिज्म काफ़ी रास आ गया है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इजाफा अवामी रद्दमल से बचने का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है। इसीलिए रोज़ाना की कीमतों में तब्दीली के निज़ाम को हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से भी हुकूमती दावा और वादे खोखले रहे। पिछले 15 दिनों के दौरान हुकूमत के पास 2 मरतबा ये मौका आया कि वो आवाम को 2 से 3 दिन का ही सही लेकिन एक वक्ती रिलीफ दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। इस वक्त पूरे मुल्क में ही अगर हम बात करें तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 336 रुपये और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 392 रुपये है। लेकिन लगता ऐसा है कि आवाम का इम्तिहान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम सेक्टर में एक बड़ी तब्दीली की तैयारी शुरू कर दी है। रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब्दील करने के निज़ाम के बाद अब अगला मरहला डीरेगुलेशन का है, यानी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कीमतों पर अपना कंट्रोल कम करेगी और मार्केट को ज़्यादा आज़ादी दी जाएगी। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि हुकूमत डीजल की कीमत में नुमाया कमी लाने पर गौर कर रही है और इस मकसद के लिए हाई स्पीड डीजल क्रीक स्प्रेड को तकरीबन $70 फी बैरल से कम करके $35 से $40 फी बैरल तक लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब अगर ये फैसला हो जाता है तो डीजल सस्ता हो सकता है, जिसका फ़ायदा ट्रांसपोर्ट को होगा, ज़राअत, सनत और फिर आखिर में आवाम तक भी ये फ़ायदा पहुँच सकता है। अब इसमें 18 जुलाई से पाकिस्तान में हम देखें तो रोज़ाना फ्यूल प्राइस अपडेट का निज़ाम नाफिज किया गया और इस दौरान डीजल की कीमतों में पेट्रोल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कीमत में इजाफा हुआ है। एक ही हफ्ते में पेट्रोल तकरीबन 24 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़्यादा महंगा हुआ। यही वजह है कि हुकूमत अब शायद डीजल की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए नए इकदाम पर गौर कर रही है। हुकूमत सिर्फ कीमतें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि इसके साथ हिफाजती इकदाम भी मुतारफ़ करवाना चाहती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पूरी सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन का जिम्मेदार बनाया जा रहा है, ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ मसनूई क़िल्लत और फिर गैर कानूनी मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सके। ओगरा की वेबसाइट पर रोज़ाना कीमतों का डैशबोर्ड भी फ़ाल कर दिया गया है ताकि आवाम को फौरी मालूमात मिल सकें। इसके अलावा हुकूमत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड और IFEM रिफॉर्म्स के साथ मुमकिना विंड फॉल टैक्स जैसे इकदामात का भी जायज़ा ले रही है। इन रिफॉर्म्स का मकसद ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव के बावजूद आवाम को आलमी मार्केट के प्राइस शॉक से बचाया जा सके। एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर डीजल वाकई सस्ता होता है तो इसके असरात सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि माल बर्दारी के अखराजात कम होंगे और एग्रीकल्चर में कॉस्ट में भी कमी आएगी। इसके अलावा फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी सप्लाई सस्ती होगी और महंगाई पर भी एक मुस्बत असर पड़ सकता है। लेकिन इस तरह लोकल ऑयल रिफाइनरीज के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए हुकूमत आवाम को रिलीफ देने और इंडस्ट्री को मुस्तहकम रखने के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है। अब सबकी नज़रें पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की सिफारिशात पर हैं, जो आइंदा 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। अगर ये तजावीज़ मंजूर हो गई तो पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर एक नए दौर में दाखिल हो सकता है, जहाँ कीमतें ज़्यादा मार्केट पर मबनी होंगी, मगर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती निगरानी भी करार रहेगी। अब इस डी रेगुलेशन से क्या एंड कंज्यूमर का फ़ायदा होगा या नहीं, उसको पेट्रोल सस्ता मिल सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तारिक महमूद साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो एक बड़ा सिंपल सवाल ये है कि ये अगर डी रेगुलेशन हो जाती है पेट्रोल प्राइसेस की, पेट्रोलियम सेक्टर की, तो इसमें लोगों को यानी एंड कंज्यूमर तक पेट्रोल आज के मुकाबले में किसी हद तक सस्ता जाएगा, कंपटीशन की वजह से कीमतें नीचे आ सकेंगी? सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्राइसेस का इस पे इम्पैक्ट वही वाइस वर्सा पड़ सकता है कि क्योंकि इंपोर्ट पे जो प्राइस पड़ेगी वही प्राइस आगे कंपनी वाले पेट्रोल पंप को देंगे, क्योंकि किसी ने अपना जो प्रॉफिट है, मैं फिर बार बार यही बात करता हूँ, अपना लेजिटिमेट प्रॉफिट को किसी ने भी सेक्रीफाइस नहीं करना, ना किसी कंपनी ने करना है ना डीलर ने करना है। इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लाजमी बात है प्राइसें बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल प्राइस कम हो जाती है तो कम करेंगे, लेकिन इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा अगर डी रेगुलेट करते हैं। तो अगर डी रेगुलेट नहीं करते और ये रोज़ की रेगुलेटेड प्राइस अनाउंस होती है, इसमें तो बड़ी परेशानी है, पंप वाले को भी परेशानी है, कंज्यूमर को भी समझ नहीं आती कि मैं आज फ्यूल डलवाऊँ कि ना डलवाऊँ, कंपनियों को समझ नहीं आती कि उन्होंने 21 दिन का स्टॉक भी रखना है और डेली प्रोडक्ट भी देना है और डेली लॉस भी करना है और प्रॉफिट भी करना है। तो ये आज तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन आप ये देखें जब डाउनवर्ड ट्रेंड में नुकसान होगा तो नुकसान पे क्या कंपनियां अपने पास माल रख पाएंगी? क्या पेट्रोल पंप वाला अपने पास अब प्रोडक्ट जो है उसके पंप पे 100% अवेलेबल होगा? तो उसमें सप्लाई चेन के थोड़े से हिकअप्स आ सकते हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया। ये गवर्नमेंट की बड़ी खुशाइन बात है कि जिन्होंने कहा जी हम 35 रुपये या इतने रुपये कम पे डीजल बेचेंगे, उस डीजल से हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगी, हमारी ट्रांसपोर्ट जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा।
तो अगर गवर्नमेंट ये कम कर देती है तो लाजमी बात है उसमें टैक्सेस की या लेवी की कमी आएगी। इंटरनेशनल प्राइस के साथ जो प्राइस चेंज होगी वो प्राइस तो आगे फॉरवर्ड हो जाया करेगी। लेकिन अगर इसको डीरेगुलेट अभी से अभी कर देते हैं तो फिर कंपनियों की भी मर्जी होएगी और पंप की भी मर्जी होएगी कि क्या रेट लगाएं। लेकिन उसमें भी एक फिर नया सिनेरियो आएगा। अभी तक ये सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ, लोग इससे आदी नहीं हुए, लोगों के कंपनीज हैं, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं, ERBs हैं, हर रोज प्राइस चेंज करना, हर रोज प्राइस को हिसाब रखना, ये काफ़ी सारे मसले मसाइल का शिकार हैं हम लोग। लेकिन मुल्क के लिए जिसमें बेहतरी हो, अवाम के लिए जिसमें बेहतरी हो, वो वाला सोल्यूशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को कि खुदारा अपने स्टेक होल्डर्स को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, डीलर्स को एतमाद मिलें, डिस्कस करें, डेलीब्रेट करें और उस पर देखें कि कहाँ पे क्या मसाइल आते हैं। बाद दफ़ा गवर्नमेंट बहुत अच्छे डिसीजन कर रही होती है लेकिन अवाम को या कंपनीज को या डीलर्स को पता नहीं होता। तो उससे बेहतर यह है कि मशवरा करके चलें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आगे लिया जा सकता है। तो तारिक साहब, अभी ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म में तो हालात अभी दुनिया के भी ख़राब हैं, ये उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा, कभी ऑयल प्राइसेस अप होंगी कभी डाउन होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस डीरेगुलेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही क्रिएट होंगे? उसमें फिर ये एक वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा? गवर्नमेंट का उसमें फिर क्या रोल बाकी रह जाएगा? लोगों को उसमें फिर कितना फ़ायदा मिल सकेगा? चूँकि जब ये जंग ख़त्म होती है, चाहे इसमें कुछ हफ्ते महीनों लग जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात तो मामूल पर आने हैं, तो उन मामूल वाले हालात में ये डीरेगुलेशन फ़ायदेमंद साबित होगी? सर, डीरेगुलेशन में सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जो हर बात पे रेट बढ़ गया जी, 60 रुपये बढ़ गया, तो गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि इन्होंने रेट बढ़ाया। उसके बाद ये सारा प्रेशर आ जाएगा कंपनियों पे कि जी कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। बेसिकली इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उनके कंधों से निकल के कंपनियों के कंधे पे आ जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक पूरा सरदे दर था कि हर रोज़ प्राइसेस चेंज करना, उसको अपने सर पे लेना और रेट बढ़ाना। मैं तो फिर भी वही कहूँगा, जो हमारा पहले निज़ाम था 30 दिन वाला, जो 15 दिन वाला निज़ाम था, उस पर जब प्राइस बढ़ रही है तो अवाम को, आज अगर प्राइस बढ़ गई है तो उसको इम्पैक्ट अवाम को नहीं जाता था। 15 दिन तक प्राइस बढ़ती रहती है, अवाम को इम्पैक्ट नहीं जाता था, उसको वही उसी रेट पे सस्ते दामों तेल बनता था। वो सिस्टम बना हुआ था। वो प्राइस कहाँ पे जाके पार्क होती थी, किसको नुकसान होता था, किसको नफ़ा होता था, उसका कोई गर्ज नहीं। राइजिंग ट्रेंड में अवाम को फ़ायदा होता था। 15 दिन बाद जो प्राइस आई, अगले 15 दिन वो वाली प्राइस लगेगी। अब उस 15 दिन में अगर प्राइस चेंज हो गई है, नीचे आ गई है, तो फिर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना। तो अब अगर डेली का करेंगे तो कंपनियों ने रेट तो वही लगाना है जो उनकी अपनी मर्जी का रेट होएगा। तो प्राइवेट जिस तरह वो है, इसमें ये नहीं होगा कि DC का कंट्रोल है तो सब्जी का रेट ये होगा, तो ये आटे का रेट ये होगा। कोई इसमें MRP नहीं होएगी, ये अपनी मर्जी की प्राइस लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आवाम के लिए आ सकता है कि उनको महंगा तेल मिले, या सस्ते होने की सूरत में उनको कोई प्राइस अच्छी मिल सकती है, ज़्यादा सस्ती मिल सकती है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक चीज़ में एक का फ़ायदा हो जाएगा और एक का नहीं होगा। दोनों सूरतों में हर किसी का फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। और ऑन ग्राउंड इसमें सिचुएशन तारिक साहब क्या होगी कि एक कंपनी के पंप्स हैं, उस पर वो प्राइस अलग होगी क्योंकि ज़ाहिर है उसका प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होगा। दूसरी कंपनी अगर वो कंपटीशन में थोड़ी कीमत कम रखना चाहे, मार्जिन अपना कम रखना चाहे, तो वो उसके फिर रेट्स कम होंगे उसके पंप्स पर। तो यानी हर पेट्रोल पंप पर फिर अलग अलग कीमतों में पेट्रोल मिला करेगा। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात यह है कि जब कंपनी का मार्जिन गवर्नमेंट तय करती है कि 8 रुपये कंपनी को बचेगा, तो वो लेजिटिमेट प्रॉफिट है। गवर्नमेंट का काम है कि उसको पाबंद करना कि इतना प्रॉफिट हो, हर सूरत हो। उस सूरत में ये होगा कि अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि मैंने 7 रुपये प्रॉफिट रखना है या मैंने 20 रुपये रखना है, वो अपना ब्रांड को हाई वैल्यू दे, सर्विस अच्छी दे, क्वालिटी अच्छी दे, तो वो जितना मर्जी हाई रेट ले सकती है। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यहाँ से क्वालिटी अच्छी मिलती है, 1 रुपये 2 रुपये की खैर है। तो आवाम को महंगा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन इतना महंगा नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी कंपनी या दूसरा साथ वाला फ्यूल स्टेशन वो उसको कम रेट पे दे रहा होगा। तो ये कंपटीशन का टाइम चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आवाम को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाना है। वो जो पहले वाला सीन है वही रहेगा। सबसे अच्छा जो टाइम था वो वही था 15 से 30 दिन वाला, जिसमें जो बढ़ने वाला था वो भी आगे पास ऑन नहीं होता था, और कम होने वाला उसी टेन्योर में एडजस्ट होके आवाम को उसका बेनिफिट आ जाता था। तो ये अब कंपनियों ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनानी है। बड़ी कंपनी क्या फैसला करती है, छोटी क्या करती है। अब बड़ी कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, छोटी कंपनी के खर्चे कम है, हो सकता है छोटी कंपनी अपना रेट ज़्यादा कम रखे। सही। और आखिर में तारिक साहब, ये जो अब कमेटी बनी हुई है, अभी वज़ीर आज़म को सिफारिशात इसने पेश करनी है, तो ये जो 15 दिन वाला भी आपने कहा कि वही पैटर्न बहुत ज़्यादा बेहतर था, और 1 महीने वाला तो शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर था। तो ये एक तजावीज़ के सामने रखी जा सकती हैं हुकूमत के कि अपने फैसले को आप रीथिंक करें और दोबारा उसी वाले सिस्टम पर, उसी मैकेनिज़्म पर चले जाएँ?
सर हम तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि 15 या 30 डेज पे चले जाएं। रेट जब बढ़ता है आवाम को रेट आगे नहीं आता, वो कंपनीज अपना उन्होंने मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स प्राइस पे प्राइस ले रहे हैं वो 15 दिन की एवरेज पे ले लेते हैं, तो वो इंटरनेशनल सप्लायर को गेन आता है या लॉस आता है, ना पाकिस्तान की OMC को आता है ना पाकिस्तान के अवाम को आता है। लेकिन अगर ये प्राइस कम होनी हो तो लाजमी बात है उसी टेन्योर में प्राइस कम भी हो जाती है। अगर 15 दिन में हो गई या 30 दिन में हो गई तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली अवाम को मिल जाता है, तो अवाम को उसका फर्क कोई नहीं पड़ता। बाकी अगर डेली की प्राइसिंग करनी है तो फिर डेली वही दुकानदारी बन जाएगी। अब देखें क्या होता है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन ट्रेडिंग कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये है कि डी रेगुलेशन का प्रोसेस हुकूमत कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाती है और इस पर फिर किस तरह से अमल दरामद होता है, और ये प्रोसेस अगर मुकम्मल हो जाता है तो फिर कंपनीज़ कितना फ़ायदा आवाम को प्रोवाइड कर पाती हैं और उन्हें सस्ता पेट्रोल मिलता है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर मशरक़ वुस्ता में कशीदगी आने वाले दिनों में बरकरार रहती है या बढ़ती है तो फिर आलमी मंडी में खाम तेल मज़ीद महंगा हो सकता है। एक अप एंड डाउन की सिचुएशन इस वक्त भी है और हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी भी मुतारफ़ करवा सकती है। ऐसे कुछ इशारे वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने भी वाज़ेह तौर पर दिए हैं कि हुकूमत आम सब्सिडी नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस तबके को रिलीफ देने का मनसूबा दोबारा फ़ाल करने पर गौर कर रही है, जो इससे पहले भी प्रैक्टिस हो चुका है। हुकूमत का कहना है कि रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नया निज़ाम बरकरार रहेगा, यानी कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक रोज़ तब्दील होती रहेंगी। लेकिन अगर तेल की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं तो मोटरसाइकिल सवारों, किसानों, ट्रांसपोर्टर्स और कम आमदनी वाले अफराद को अलग से माली मदद दी जा सकती है। अब इससे पहले भी वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 130 अरब रुपए का टारगेटेड रिलीफ दिया था और उसको फिर बाद में सूबों ने भी अडॉप्ट किया था और इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर तक रियायत दी गई थी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 लीटर माहाना के हिसाब से थी। अब इस तरह हर मोटरसाइकिल के मालिक को तकरीबन 2000 रुपए माहाना का रिलीफ मिला, लेकिन अक्सर मोटरसाइकिल मालिकान के मुताबिक ये रिलीफ सिर्फ हुकूमती कागजात में ही 3 माह का था, जबकि हकीकत में अक्सरियत को सिर्फ 1 महीने के ही पैसे मिल सके या किसी को 2 महीने के पैसे उसके बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि माजी की तरह सबके लिए सस्ता पेट्रोल फराम करना कौमी ख़जाने पर बहुत बड़ा बोझ बनता है और इसका ज़्यादा फ़ायदा फिर अमीर तबका उठा लेता है। मुख्तलिफ जो स्टडीज़ हैं उसके लिए सबसे आम सब्सिडी का जो बड़ा हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करने वाले निस्बतन खुशहाल घरानों तक पहुँचता है, जबकि गरीब तबके को निस्बतन कम फ़ायदा मिलता है। इसलिए अब हिकमत अमली तब्दील की जा रही है ताकि सब्सिडी सिर्फ उन अफराद तक पहुँचे जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ रोज़ाना कीमतों के निज़ाम पर पेट्रोल पम्प मालिकान और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कई बार उनकी जानिब से किया गया। उनका कहना है कि रोज़ाना कीमत बदलने से स्टॉक मैनेजमेंट के साथ अकाउंटिंग और फिर कारोबारी मनसूबाबंदी मुश्किल हो गई है। इसलिए सेनेट की कायमा कमेटी ने ओगरा को यह हिदायत दी है कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए, अमली तजावीज़ पेश की जाएँ। हुकूमत इस दौरान पेट्रोलियम सेक्टर में मज़ीद रिफॉर्म्स भी ला रही है और सप्लाई चेन की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के साथ FEM में तब्दीलियाँ और नई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की पॉलिसी का जायज़ा और फिर विंडफॉल टैक्स जैसे इक़दाम भी ज़ेर गौर हैं। अब इस पूरी सूरत का मकसद ये है कि मार्केट ज़्यादा क्लियर हो और उसके साथ ही कीमतों का तयन भी आलमी ट्रेंड के मुताबिक और आवाम को गैर ज़रूरी प्राइस शॉक से भी बचाया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है और फिर खाम तेल की कीमतें दोबारा तेज़ी से बढ़ती हैं तो क्या हुकूमत के पास इतने माली वसाइल होंगे कि वो दोबारा बड़े पैमाने पर ये सब्सिडी जारी रख सके? यही फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एनर्जी और महंगाई दोनों की सियन भी कर सकता है। अब क्या स्ट्रेटजी हुकूमत के पास होनी चाहिए, ऑप्शन उसके पास क्या क्या मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि सूरत हाल बहुत मुश्किल है अभी वक्ती तौर पर तो ये प्राइस कुछ इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई है, लेकिन अगर ये दोबारा ऊपर जाती है, बढ़ती है, तो यहाँ एक आम आदमी का बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा। हुकूमत क्या दोबारा उसके लिए फिस्कल स्पेस क्रिएट कर सकती है कि वो सब्सिडी दोबारा दे सके बाइकर्स को, किसानों को या ट्रांसपोर्टर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सेलेक्टिव बेसिस पर टारगेटिंग करना मैं समझता हूँ इस वक्त नामुनासिब है, इसलिए कि पेट्रोल के नतीजे में सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट की कीमत जो है वो गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की नहीं बढ़ती है, इसके नतीजे में हर चीज़, हर अशिया की कीमत बढ़ जाती है। तो जिनके पास मोटरसाइकिल ना हो, क्या वो सब्सिडी के लायक नहीं है इसलिए कि उनके खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं? तो ये बिल्कुल गलत निज़ाम है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के देखकर आप कर रहे हैं सिलसिला। आपको वाज़े तौर पर अगर
पेट्रोल और डीजल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है और ब्रेंट क्रूड इस वक्त 83 के करीब है, अगर ये 100 के ऊपर चले जाता है तो आपको अपना जो ओवरऑल जो पेट्रोलियम लवी है, जो इस साल आप 14 से 1500 अरब टारगेट कर रहे हैं, उसको वाज़े तौर पर आप कम करें ताकि सबको, पाकिस्तान में हर एक शख्स को फ़ायदा हो, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का भी हो और इनडायरेक्ट जो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है खाने पीने के अशिया पर, उसका कम असर पड़े। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हाफिज़ साहब, ये ज़ाहिर है इसके लिए तो फिर IMF से पहले नेगोशिएट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनके बगैर तो ये लेवी का टारगेट, क्योंकि उनसे अप्रूवल के बाद ये मंजूर हुआ है, तो इसमें तो हुकूमत अस खुद तो नहीं कमी कर सकती, एक लंबा टाइम चाहिए होगा इसके लिए। फिर देखिए, इमरजेंसी है, ग्लोबल इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा होती है, अगले कुछ हफ्तों में अगर खुदा न खास्ता दोनों रास्ते बंद रहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और रेड सी से जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो सारी दुनिया में कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है और जिस तरह मैंने कहा कि $100 के भी ऊपर चले जाते हैं, तो IMF को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड आई एम श्योर दे विल, कि ग्लोबली हालात ख़राब हो रहे हैं, यूरोप में भी हालात ख़राब, अमेरिका में भी हालात ख़राब, तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है कंपैरेटिवली, तो यकीनन मैं समझता हूँ अगर आप सलीक़े से बातचीत करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम लेवी को, जो स्टैंडर्ड रेट था जब वो सेल्स टैक्स था पेट्रोलियम लेवी बनने से पहले, उसका रेट बाकी चीज़ों की तरह 18% था। अब आप उसको वापस 18% पे ले आइए। इस वक्त वो 35 से 40% पे चल रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो ये लॉजिक बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब वगैरह हैं, दे शुड बी एबल टू पुट फॉरवर्ड देयर केस strongly because this is in the context of a global economic emergency. और साहब, इससे ये जो रोज़ाना कीमत का तयन हो रहा है, क्या इसमें भी कुछ मदद मिल सकेगी अगर लेवी का ये प्रेशर, इसका फिगर थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं? तो ये जो रोज़ 2, 4, 5 रुपए चाहे वो कीमत बढ़ रही है, लेकिन वो 5-6 दिनों में जब एक कलेक्टिव 20 रुपये बढ़ जाती है तो वो एक बड़ा बोझ हो जाता है हर एक पर। तो ये इसमें भी मदद मिल सकेगी कि इसको भी थोड़ा सा बहुत जी रोज़ाना कीमत, पेट्रोलियम लेवी जो है वो कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 35 से 40% आपका रेट है। अगर आप उसको 18% पे ले आते हैं वापस, जो स्टैंडर्ड रेट था कुछ साल पहले, तो इससे वाज़े तौर पर पेट्रोल की कीमत कुछ कम होगी, अगरचे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है, और साथ साथ खाने पीने के अशिया की कीमतें कम होंगी, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा। तो ये इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पर, अगर खुदा न खास्ता तेल की कीमत $100 के ऊपर चली जाती है अगले कुछ हफ्तों में, तो पाकिस्तान विल बी जस्टिफाइड, मैं समझता हूँ, इन टेकिंग इमरजेंसी एक्शन एंड कटिंग द पेट्रोलियम लेवी बैक टू द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18%। तो हाफिज़ साहब, इसमें फिर वो जो 500-600 अरब का एक शॉर्टफॉल आ जाएगा हुकूमत के रेवेन्यू में, जो लेवी कीमत में वो जमा करती है, फिर वो शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा किया जाएगा? क्योंकि जो इनकम टैक्स है उसमें तो पहले ही FBR अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, यहाँ लेवी का भी एक शॉर्टफॉल आ जाएगा, तो ये तो फिर एक बड़ी बैकलॉग वाली सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, इसके बहुत से तरीक़े हैं और आप तो पूरा सल्यूशन मांग रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा न खास्ता अगर अफरात ज़र की रफ्तार में इजाफा होता है, जो कि होगा अगर तेल की कीमत बढ़ी वाज़े तौर पर $83 से अगर 100, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 रास्ते बंद रहेंगे तेल के मूवमेंट के लिए, तो हो सकता है ये $140-150 तक भी पहुंच जाए। ऐसा होता है तो फिर आप ये देखेंगे कि जो प्राइस जो है, बेसिक प्राइस पे 18% पे रेवेन्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। और अब हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त यही सवाल है कि आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी होगी, चूँकि आलमी मार्केट से अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुजव्वज़ा हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी तेल की कीमत में एक ही दिन में $4 से ज़्यादा फ़ी बैरल की कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट खाम तेल
तेल की कीमत अब $4 कम होकर $83.85 पर फी बैरल पर आ गई है, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $4 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ एक ऐलान से तेल इतना सस्ता कैसे हो गया। इसकी वजह यह है कि तेल की कीमत में सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं बल्कि जंगी खदशात से भी मुतासिर होती है। जब सरमायाकारों को लगता है कि मशरिक़ वस्ता में जंग फैल सकती है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और गल्फ के शिपिंग रूट्स खतरे में आ सकते हैं, तो वो मुस्तकबिल की मुमकिना किल्लत को देखते हुए तेल महंगा खरीदना शुरू कर देते हैं। इसे जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। गुज़िश्ता माह भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों और ओमान के करीब ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी तेल की कीमतों में 20% से ज़्यादा इजाफा देखने में आया था, और जब हमले रोकने का ऐलान सामने आया तो मार्केट ने उसे कशीदगी में कमी का इशारा समझा और यही इजाफी रिस्क प्रीमियम चंद घंटों में ही ख़त्म होना शुरू हो गया और फिर सूरत हाल बतदरीज बेहतर होती गई। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल आता है, इसका पाकिस्तान पर क्या फौरी असर पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड तेल से पूरा करता है और इसीलिए आलमी कीमतों में कमी से सबसे पहले इंपोर्ट बिल कम होने का इम्कान पैदा होता है। अगर तेल कुछ अरसा इसी सतह पर बरकरार रहता है तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट पर खासा दबाव कम हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज पर भी बड़ा अच्छा मुस्बत असर पड़ सकता है और फिर महंगाई में भी कुछ कमी आने की तवक्को बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन पाकिस्तान में पेट्रोल इतना ही सस्ता हो जाएगा, जबकि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का तयन सिर्फ आलमी तेल की कीमत से नहीं होता, बल्कि इसमें रुपए की कदर भी शामिल होती है, फ्रेट चार्जेस भी मौजूद होते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, ओगरा की कीमतों का फार्मूला भी यहाँ पर मौजूद है, पेट्रोलियम लेवी भी इसमें होती है, सेल्स टैक्स भी होता है और फिर दीगर हुकूमती टैक्सेस भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हुकूमत अपनी आमदनी बरकरार रखने के लिए लेवी बढ़ा दे तो आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा फिर आवाम तक नहीं पहुंच पाता। अब आगे क्या हो सकता है? अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मज़ीद कम होती है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर रहती है और आलमी सप्लाई मुतासिर नहीं होती, तो तेल की कीमतों में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, शिपिंग रूट्स पर हमले शुरू हो जाते हैं या फिर सप्लाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो फिर यही कीमतें जो अभी कम हुई हैं ये दोबारा तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं। इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आलमी तवानाई मार्केट इस वक्त बहुत ही हसास मरहले में है, जहां एक सियासी बयान, एक फौजी कार्रवाई या फिर एक सिफारती पेशरफ भी चंद घंटों में ही तेल की पूरी सिमत तब्दील कर सकती है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी कि आलमी कीमतों में ये कमी सिर्फ एक दिन की खबर बनकर ना रहे, बल्कि कई हफ्तों तक ये सिलसिला बरकरार रहे। और ऐसी सूरत में न सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होगा, बल्कि महंगाई के साथ ट्रांसपोर्ट अखराजात और फिर सनती पैदावारी कॉस्ट पर भी खासा मुस्बत असर पड़ सकता है। फिर सबसे बढ़कर यह है कि पाकिस्तान में जो रोज़ाना तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसमें भी कुछ कमी का इम्कान इससे निकल सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अगर आपके घर पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है या आप सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम भी हो सकती है। हुकूमत अब एक नया मंसूबा लाने पर गौर कर रही है, जिसके तहत दिन में जमा की गई सोलर बिजली रात के वक्त कौमी ग्रिड को देकर इजाफी आमदनी हासिल की जा सकेगी। पावर डिवीजन ने तजवीज़ दी है कि जिन कंज्यूमर्स के पास सोलर के साथ बैटरी स्टोरेज भी मौजूद है, उन्हें शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक ग्रिड को बिजली देने पर फी यूनिट 18 से 22 रुपए इजाफी अदा किए जाएं। इस वक्त मुल्क में बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है और यही वो वक्त है जब हुकूमत को महंगी बिजली खरीदना पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के औकात में बिजली की डिमांड 26,000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है। दिन के वक्त लाखों घरों में सोलर बिजली पैदा होती है, मगर सूरज गुरूब होते ही ये पैदावार तकरीबन ख़त्म हो जाती है, जबकि घरों के साथ दुकानों और फिर इंडस्ट्री में बिजली की ज़रूरत उसी वक्त बढ़ती है। इसी फ़र्क को पूरा करने के लिए हुकूमत बैटरीज़ के इस्तेमाल को बढ़ाकर इससे मदद लेना चाहती है। पाकिस्तान में बैटरीज़ की मार्केट भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। जनवरी 2024 से जून 2026 के दौरान 6.004 गीगावाट आवर लिथियम आयन बैटरियां इंपोर्ट की गई हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 126 अरब रुपए रही है। सिर्फ 2 साल में माहाना इंपोर्ट 42 मेगावाट आवर से बढ़कर 652 मेगावाट आवर तक पहुंच गई है, जो तकरीबन 1640% का एक बड़ा इजाफा है। इसका मतलब यह है कि अब लोग सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं लगा रहे, बल्कि दिन की इजाफी बिजली बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अगर ये नई
पॉलिसी मंजूर होती है तो फिर यही बिजली ग्रिड को फरोख्त करके इजाफी आमदनी भी हासिल की जा सकेगी। अब यह तजवीज़ खास तौर पर उन कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिन्होंने हाइब्रिड सोलर सिस्टम नस्ब कर रखा है। मौजूदा नेट बिलिंग निज़ाम में इजाफी बिजली ग्रिड को देने पर तकरीबन 10 से 13 रुपए फ़ी यूनिट मिलते हैं, जबकि नई टाइम ऑफ यूज़ पॉलिसी के तहत शाम के औकात में यही बिजली कहीं ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो सकेगी। अब एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में कहते हैं कि इससे बैटरी पर होने वाली इन्वेस्टमेंट की वापसी कम मुद्दत में हो सकेगी। पहले जहां हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट पूरी होने में निस्बतन ज़्यादा वक्त लगता था, अब इजाफी आमदनी इस अमल को पहले से बहुत तेज़ कर सकती है। लेकिन एक अहम चैलेंज यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान में बैटरियों के लिए अभी तक मुकम्मल हिफाजती क़वानीन के साथ रजिस्ट्रेशन और फिर ग्रिड कनेक्शन के ज़वाबित और बाकायदा टैरिफ सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर इन शोबों में बर वक्त कानून साजी ना हुई तो फिर मुस्तकबिल में बिजली के निज़ाम को नए मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हुकूमत का मकसद ये है कि हज़ारों घरों में मौजूद बैटरी सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल तक महदूद ना रहें, बल्कि ज़रूरत के वक्त कौमी ग्रिड का हिस्सा बनकर मुल्क में बिजली के बहरान और महंगी पैदावार का बोझ भी कम करें। इसके साथ ही पॉलिसियों में हर थोड़े अरसे के बाद तब्दीली भी कंज्यूमर्स को कन्फ्यूज़ कर रही है, क्योंकि किसी पॉलिसी में हुकूमत सोलर को फ़रोग़ देती नज़र आती है तो दूसरी तरफ सोलर के हवाले से ही नई आने वाली पॉलिसी सोलर पर आवाम की तरफ से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को कंज्यूमर के लिए ही नुकसानदेह भी बना देती है। अब बैटरीज़ पर सामने आने वाली इस नई पॉलिसी को बज़ाहिर कंज्यूमर्स बैटरी इंस्टॉलेशन की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में होने वाली कानून साजी सुस्त रवि का शिकार है, जिससे इस सेक्टर में हुकूमत पर बेयकीनी बढ़ रही है। अब कंज्यूमर्स के लिए पॉलिसी कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। हसनात अहमद खान साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। हसनात साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो पॉलिसी अभी आने वाली है, या अगर ये अप्रूवल तक भी जाती है, इस पर डिस्कशन थोड़ी बढ़ती है, तो इसमें कंज्यूमर्स का कितना फ़ायदा है जिनके पास बैटरीज का ज़्यादा स्टॉक मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कंज्यूमर का तो देखिए गवर्नमेंट कुछ काम तो अच्छे कर रही है, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहाँ पे कंज्यूमर्स को काफ़ी हर्ट किया कि जो नेट मीटरिंग पॉलिसी थी वो नेट बिलिंग की तरफ चली गई, तो अब उस पॉलिसी को आपने इस तरफ ले आए हैं कि आप इसको जो बैटरीज लोग लगा रहे हैं उसकी एक्सपोर्ट उसको मिलेगा। अगर आप शाम के टाइम एक्सपोर्ट करते हैं यूनिट्स को तो आपको एक जो है इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से लोग बैटरी ज़्यादा लगाएंगे और जो बैटरीज लगाए हैं उसको एक्सपोर्ट किया करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में होना जा रही हैं। अभी आप देखेंगे कि एक आपको रेवोल्यूशन मिलेगा, बैटरी रश मिलेगा पाकिस्तान में। जैसे आपने सोलर पैनल्स को रश देखा था, उसी तरह यू विल सी द बैटरी रश इन पाकिस्तान, जो कि सोलर एंड स्टोरेज के साथ आगे लेके चल रही हैं लोग। इसी तरह से अभी हमारे कल और परसों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपके सारे नाज़रीन को बताता चलें कि वो कॉन्फ्रेंस जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू द सोलर एंड स्टोरेज थिंग्स, ऑल सच थिंग्स। सो उसमें आगे जो हम फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, जिस तरह आपका जो सवाल था कि जो लोगों को फायदा ये होगा कि लोग जब हाइब्रिड की तरफ जा रहे थे, जब लोगों ने नेट मीटरिंग खत्म की और नेट बिलिंग की तरफ गए, तो लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम लगाना शुरू कर दिए। अब जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उसमें जो बैटरीज आप लगा रहे हैं वो बैटरीज अब एक्सपोर्ट होंगी और लोगों को उसका भी फायदा मिलेगा। जो लोगों की बैटरीज की कॉस्ट थी वो कम हो जाएगी, वो जल्दी उनका ROI आएगा। प्लस जो गवर्नमेंट इसके बाद जो एक नया काम कर रही है, दैट इज जो लोकलाइजेशन ऑफ बैटरी असेंबली प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। जो पॉलिसी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के टेबल पर पड़ी हुई है, इट्स येट टू बी अप्रूव्ड, बट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने उसको बना लिया हुआ है। जैसे ही वो अप्रूव होती है तो जो बैटरीज की कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि हमने पिछले 2 साल में 6.5 गीगावाट ऑफ सोलर बैटरीज हमने इंपोर्ट की है पाकिस्तान में, जो कि आगे हम देख रहे हैं 2030 तक जो है वो तकरीबन 40 गीगावाट का एक फिगर आ रही है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आगे चली जाएगी। जिस तरह ये गवर्नमेंट इस तरह के इंसेंटिव्स दे रही है तो लोग बैटरीज को ज़्यादा लगाएंगे और रात को भी यूटिलाइजेशन करेंगे। इसका एक फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो जो डर कब आती है, जैसे आपको पता है कि सोलर पैनल्स जो है बिजली बनाना खत्म करते हैं 6 बजे रात को, तो हर बंदा जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू ग्रिड स्टेशन। तो जब आप ग्रिड को एकदम से लेते हैं तो ग्रिड जो है वो उस टाइम आपको हाई राइज पे चला जाता है और जितने भी सारे पावर प्लांट्स हैं वो चलाने पड़ते हैं। तो एक डक बनती है जो कि टेक्निकल एक इशू आता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे, गवर्नमेंट को एनर्जी सेक्टर के ऊपर। उसके साथ ये है कि आपने अगर देखा है कि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है, अभी लास्ट टाइम भी जो फिगर्स आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें जो आपकी पीक आती है वो नाइट टाइम पे आती है और फ्रॉम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आती है। मतलब हमारी इंडस्ट्री इतनी नहीं है, हमारा 70% लोड जो है वो रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल की तरफ से जो है वो आपकी एक पीक आती है जो कि नाइट टाइम पे आती है। तो उसको भी सेव करने के लिए कि वो पीक्स ना आए और आपको सारे के सारे जो पावर प्लांट्स हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं, शाम के टाइम तो आपको रिन्यूएबल भी नहीं मिलेगा, आपको थर्मल चलाने हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं जो महंगी बिजली बनती है। तो
इस चीज़ें कोई अच्छी हो रही हैं इस इंसेंटिव के साथ। लेकिन हसना साहब, ये अब इससे जो बैटरीज का यूजेज बढ़ेगा तो इससे उनकी क्या लाइफ पर भी फिर असर पड़ेगा? जब आप उसमें इजाफी बिजली आप बनाएंगे, जब लोगों को ये लगेगा कि हम बिजली गवर्नमेंट को, नेशनल ग्रिड को भी सेल कर रहे हैं, उसकी में अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें फिर उनकी ओवर यूटिलाइज भी हो सकती है बैटरी। अच्छा, बैटरी का ये होता है कि बैटरी ने अपने साइकिल्स पूरे करने होते हैं। जो बैटरीज पाकिस्तान में भी बन रही हैं या बाहर से आ रही हैं, वो उसके जो साइकिल्स हैं वो 8000 साइकिल्स हैं। तो 8000 साइकिल का मतलब है कि आप एक साइकिल दिन में यूज करेंगे तो उसकी जो लाइफ है दैट इज 20 ईयर्स। तो आप एक साइकिल ही यूज कर सकते हैं दिन के अंदर। आपने उसको जनरेट, जो सोलर सुबह आपने बनाया, जो सोलर बना रहे हैं, उसको वो पहले आप इंपोर्ट कर उसमें सेव करेंगे अपनी बैटरी में, और उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे शाम के टाइम। अगर आप घर पे नहीं यूज करें तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपने एक ही साइकिल यूज करना है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, लोग बैटरी ज्यादा लगाना शुरू कर देंगे, और जितने लोग ज्यादा बैटरी लगाएंगे उतना लोग भी जो है वो आउट ऑफ ग्रिड चला जाएंगे। आज की डेट में फिर भी लोग सोलर पैनल्स जब बिजली बनाना खत्म करते हैं तो लोग जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ग्रिड की तरफ, वापटा की तरफ। लेकिन जब बैटरीज रखना शुरू कर देंगे और ज्यादा बैटरीज रखेंगे तो लोग फिर शिफ्ट नहीं होंगे। तो वहां पे गवर्नमेंट को एक इशू आएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सोच रहा है, और भी IMF से भी इस चीज की अप्रूवल लेगा। अगर IMF इजाजत देता है तो फिर ये अप्रूवल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इशू अभी है आगे। सही। और ये बहुत तेज़ी से, जब लोग पहले ही ऑफ ग्रिड हो चुके हैं, इसमें मजीद ऑफ ग्रिड लोग होंगे, तो ये वाकई जो ये जिसको आप थोड़ा सा इशू कह रहे हैं, शायद ये एक बहुत बड़े बहरान की सूरत में गवर्नमेंट के सामने सूरत हाल खड़ी हो। क्योंकि पिछले 3-4 साल बड़े चैलेंजिंग रहे, IPPs के इश्यूज़ को लेकर, गवर्नमेंट की पेमेंट्स को लेकर, ग्रिड के मसाइल को लेकर। तो ये इसमें फिर गवर्नमेंट कैसे डील कर सकेगी? पावर डिवीजन का या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ज़्यादा फिर ये लोड बढ़ जाएगा इस पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो शिफ्ट जा रहा था सारा, हमने जब देखा नेट मीटर खत्म की और बिलिंग में चले गए, तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि सब लोग बैटरी लगाना शुरू कर देंगे और सारे ऑफ ग्रिड होना शुरू हो जाएंगे, जो कि लोग हो रहे हैं। अभी हम बहुत से घरों पे ऐसा देख रहे हैं जो कि 100 किलोवाट की बैटरीज रख रहे हैं। नॉर्मल लोग जो है 5 किलोवाट की रखते हैं, 10 या 15 किलोवाट की रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 किलोवाट भी रख रहे हैं। 100 किलोवाट का मतलब है वो कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो गए हैं। तो इस तरह के लोग अगर ज्यादा शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, जिसके पास लैंड है, जिसके पास रूफ टॉप है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनर्जी है उसके पास सिर्फ एक ये समझ लें तलवार है, या उसके पास एक चीज है कि आपके पास रूफ टॉप कम है। अगर आप अपने घर पे बैटरी लगाते हैं तो आपने जो उसको चार्ज करना है वो आपने सोलर से चार्ज करना है। तो सोलर उतना ही होगा जितनी आपके पास रूफ टॉप होगी। अगर आपके रूफ टॉप के ऊपर 10 किलोवाट या 20 किलोवाट लग सकता है, उससे ऊपर नहीं लग सकेगा, तो उसी को आपने नीचे शिफ्ट करना है स्टोर करने के लिए बैटरी में। तो बैटरी भी आप 10-20 किलोवाट से ज्यादा नहीं लगा सकेंगे। लेकिन इसके बहुत से और भी चीजें आ रही हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो चाइना में चीजें चल रही हैं अभी, आप देखें एक चीज आ गई है जो कि बैटरी ऑन व्हील्स है। मतलब वो कराची वाले लोगों के लिए, जहाँ पे हाई राइज है, जहाँ पे रूफ टॉप्स नहीं है, सोलर लोग नहीं लगा सकते, वो अपनी बैटरी किसी भी जगह पे चार्ज करेंगे 1 मेगावाट या 500 किलोवाट को, थोड़ा सा दूर इलाके में जाके, और वो भी व्हील्स के ऊपर ही, मतलब ट्रक के ऊपर ही वो पूरी बैटरी आ जाएगी, और शाम के टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको रूफ टॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस कॉन्टेक्स्ट में। और मतलब ये जो हमने देखा, सोलर प्लेट से पैनल्स बहुत तेज़ी के साथ लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किए। आप लोगों ने भी बहुत इंपोर्ट उसको किया, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई ख़ास मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकी। अभी भी वो इंडस्ट्री शायद उतनी ग्रो नहीं कर सकी। इंपोर्ट तो हम बहुत कर रहे हैं। तो ये बैटरी में भी हम इंपोर्टेड बैटरीज पर ही रिलाई करेंगे, या पाकिस्तान भी अपनी लोकल बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, या इस पर भी गौर चल रहा है कुछ? देखिए बिल्कुल गौर चल रहा है, लेकिन हम आपको भी कहेंगे, पूरे मीडिया को भी कहेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप जरूर करें पीएम साहब की तरफ, ताकि उस जो बैटरी की पॉलिसी बनी हुई है जो कि उनके टेबल पे पड़ी है टू गेट अप्रूव, वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। अदरवाइज हमें इशू बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे भी आज हम देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर एक चीज चल रही है कि जो EV पॉलिसी है वो रुक गई है। और क्यों रुक गई है उसका रीजन भी बताया है कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है पुरानी, टोयोटा, सुजुकी वगैरह सब कुछ जो है उन्होंने रोकी है। तो इस तरह से ये चीज हम चाह रहे हैं बैटरी पॉलिसी के अंदर ना देखें। बैटरी पॉलिसी अगर आ जाती है तो यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑलरेडी 30 से 35 बैटरी मैन्युफैक्चर आ चुके हैं। चाइनीज खुद आके यहाँ बैटरी बना रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो साथ देगी तो लोग जरूर इस तरफ जाएंगे, और बैटरी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। सही। चलें, अभी आपका ज़ाहिर मैसेज उम्मीद हम करते हैं कि गवर्नमेंट तक जाए। हम भी कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन ये मैसेजेस वहाँ तक पहुँचाते रहें, ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी लोगों का फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया असनाद खान साहब, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।